हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हाउ टू ब्रिंग आईपीओ फॉर योर कंपनी। हमारे कितने क्लाइंट्स ने आज तक हमें पूछा है कि सर हमें हमारी कंपनी का आईपीओ लाना है तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, क्या कॉस्ट लगती है और मेन क्या हमको जाना चाहिए कि नहीं और कब जाना चाहिए। तो ये आई एम श्योर बहुत से क्लाइंट्स और आपके भी दिमाग में, हर कोई एंटरप्रेन्योर जो अपने कंपनी को बड़ा बनाना चाहता है उसके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल डेफिनेटली आया हुआ है और इसके ऊपर बहुत क्लैरिटी नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में ट्राई कर रहे हैं कि आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूरी चीज़ कि आईपीओ अगर आपको अपनी कंपनी का लाना है तो क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या प्रोसेस रहती है, उसमें कितना टाइम लगता है, उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या कॉस्ट रहेगी और लास्ट में कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी हमने इसके अंदर कवर किए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोसेस। सबसे पहले हु इज एलिजिबल टू ब्रिंग एन आईपीओ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमको आईपीओ लाना है तो दो पार्ट है उसके, एक है मेन बोर्ड आईपीओ और एक है एसएमई आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ मतलब एनएसई बीएसई में जो सबसे बड़ी कंपनी होती है वो मेन बोर्ड आईपीओ में जाती है और एसएमई आईपीओ भी एनएसई और बीएसई में है, पर उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक एनएसई इमर्ज और बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जो स्पेसिफिकली एसएमई कंपनीज के आईपीओ के लिए लाया हुआ है। तो कौन मेन बोर्ड में एलिजिबल होगा और कौन एसएमई आईपीओ में एलिजिबल होगा उसका हमने कंपैरेटिव चार्ट यहाँ पे बनाया है। तो सबसे पहले ट्रैक रिकॉर्ड, अगर अपने कंपनी का आईपीओ लाना है तो अगर हम मेन बोर्ड में जाए या फिर एसएमई आईपीओ में जाए, मिनिमम 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना कंपलसरी है। उसके बिना कोई भी कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमारी आज की डेट में पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटरशिप फर्म है या एलएलपी है तो क्या अभी हम कभी भी फ्यूचर में आईपीओ ला सकते हैं और क्या उसमें ये 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोप्राइटरशिप का या एलएलपी का या पार्टनरशिप फर्म का है उसको कंसीडर किया जाएगा। तो उसका आंसर ये है कि रिसेंटली 3 मार्च 2025 को सेबी ने एक नया आईसीडीआर सर्कुलर दिया है। उसमें ये क्लैरिटी की है कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड की जगह पे कोई भी है जैसे पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप, तो उनको कंपलसरी पहले प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और एक पूरा साल एज अ प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो आईपीओ के लिए जा सकते हैं। तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटरशिप है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी गिना जाएगा ये 3 साल में, पर आईपीओ लाने के लिए आपको कंपलसरी पहले प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। पूरा 1 साल अप्रैल से लेकर मार्च तक का आपको एज अ प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही अगर बाकी की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है तो आप आईपीओ के लिए जा सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। तो उसमें है अगर आपको मेन बोर्ड में जाना है तो आपकी कंपनी का 3 साल आउट ऑफ 5 पिछले 5 सालों में से 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट जो है पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 15 करोड़ होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत लोगों कंफ्यूज होते हैं कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंसीडर करना है या इबिटा कंसीडर करना है। तो नहीं, इसमें बहुत क्लैरिटी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बचता है, टैक्स डिडक्ट करने के बाद शेयर होल्डर के पास जो बचता है पैट, वो ही कंसीडर किया जाता है और देयर हैज टू बी 15 करोड़ फॉर 3 आउट ऑफ 5 इयर्स फॉर गोइंग फॉर आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ। और अगर आपको एसएमई आईपीओ में जाना है तो उसमें भी बीएसई और एनएसई ने अपने अपने हिसाब से उन्होंने क्राइटेरिया रखे हुए हैं। जैसे एनएससी में ही उन्होंने रखा है कि 1 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ही चाहिए होगा आपको 2 साल में आउट ऑफ 3 इयर्स, और बीएसई में है पॉजिटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर 2 आउट ऑफ 3 लेटेस्ट ईयर्स। तो उसमें बेसिकली बीएसई ने कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की है। अगर आपका 50 लाख का भी प्रॉफिट है तो भी आप एलिजिबल हो, पर अगर एनएसई में आपको एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पे आपको आपका आईपीओ लाना है तो आपको कंपलसरी 1 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए इन लास्ट 2 इयर्स आउट ऑफ 3 इयर्स। एनी 2 इयर्स आउट ऑफ 3 इयर्स में अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है
तो आप NSE इमर्ज में जा सकते हो, और BSE SME प्लेटफॉर्म पे जाना है तो इट हैज टू जस्ट भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए, पॉजिटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए, तो आप उसके अंदर IPO में जा सकते हो। ये 1 करोड़ की लिमिट भी अभी अभी रिवाइज की हुई है 3 मार्च तक, तो उससे पहले वहां पे भी कोई लिमिट नहीं थी, पर थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट बनाने के लिए और कोई भी कंपनी ऐसे ही ना आ जाए उसके कारण अभी रिसेंटली उन्होंने ये 1 करोड़ के प्रॉफिट की भी कंडीशन ऐड की है। थर्ड थिंग, पोस्ट पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो उसमें कंडीशन ये है कि मेन बोर्ड IPO में अगर आप जा रहे हो तो आपका मिनिमम 10 करोड़ का कैपिटल पेड अप कैपिटल होना चाहिए, अपर कोई लिमिट नहीं है। 10 करोड़ से ऊपर की कैपिटल पेड अप है तो आप मेन बोर्ड IPO में जा सकते हो। और NSE और BSE में है कि NSE में आपकी मैक्सिमम इवन आफ्टर IPO आ जाने के बाद आपकी पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से ऊपर नहीं जानी चाहिए, वो कंडीशन है। और BSE में कंडीशन रखी है मिनिमम 3 करोड़ होना चाहिए और मैक्सिमम 25 करोड़। तो 3 करोड़ से ऊपर और 25 करोड़ से नीचे है तो आप BSE SME के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना IPO लिस्ट करवा सकते हैं। फिर एक कंडीशन है टेंजिबल असेट्स की रिक्वायरमेंट, तो उसमें एक कंडीशन है कि अगर आपको मेन बोर्ड में जाना है तो आपको 3 करोड़ की नेट टेंजिबल असेट इन लास्ट 3 इयर्स में होनी चाहिए। नेट टेंजिबल असेट्स मतलब जो अपनी फिक्स असेट्स होती है, बिल्डिंग या ऑफिस या लैंड फैक्ट्री, तो उसको टेंजिबल असेट्स गिना जाता है। तो वो मिनिमम 3 करोड़ की नेट टेंजिबल असेट्स होनी चाहिए, तो आप मेन, और वो भी तीनों साल में, पास्ट 3 साल में, तो ही आप मेन बोर्ड के लिए एलिजिबल है। और अगर आप NSE या BSE के प्लेटफॉर्म पे SME IPO ला रहे हो तो उसमें वो रिक्वायरमेंट 1.5 करोड़ की है। वो भी पहले इससे कम थी, पर रिसेंटली गवर्नमेंट ने उसको इंक्रीज करके 1.5 करोड़ की हुई है। तो वो उतनी अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टेंजिबल असेट्स है तो आप IPO के लिए एलिजिबल है। फिर है मिनिमम इश्यू साइज, तो उसमें ये गवर्नमेंट ने अभी जो क्लैरिटी की है नए सर्कुलर में, उसके अंदर उन्होंने रखा है अगर आप मेन बोर्ड IPO ला रहे हो तो मेन बोर्ड IPO की आपकी IPO की साइज मिनिमम 10 करोड़ होना चाहिए, उससे कम के लिए आप मेन बोर्ड में नहीं जा सकते। NSE इमर्ज में अगर आप जा रहे हो तो कोई लिमिट नहीं है, मतलब 1 करोड़ का भी टोटल IPO लाना है, 2 करोड़ का लाना है, 10 करोड़ का लाना है तो भी आप इसके अंदर ला सकते हो, 100 करोड़ का लाना है तो भी आप इसके अंदर ला सकते हो। तो कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई अपर लिमिट भी नहीं है उसके अंदर, और आप ला सकते हो उसके अंदर। और BSE के अंदर उन्होंने रिसेंटली उसको चेंज करके 3 करोड़ की मिनिमम लिमिट कर दी है। तो अब अगर आपको BSE SME का प्लेटफॉर्म पे ऊपर IPO लाना है तो आपकी IPO की साइज मिनिमम 3 करोड़ होनी चाहिए। ये सब जो थोड़े थोड़े चेंजेस गवर्नमेंट ने किए या सेबी ने किए, उसका रीजन थोड़ा सा ऐसा कि रिसेंट पीरियड्स में कुछ कुछ SME IPO ऐसे भी आ गए कि जो पीछे से उनको लगा कि इनको अलाउ नहीं करना चाहिए, तो उतनी इनकी वर्थ ही नहीं है, फिर भी वो लिस्टेड हो गए। तो ऐसी कंपनियों कोई मालाफाइड इंटेंशन के साथ लिस्टेड ना हो जाए और इन्वेस्टर्स एट लार्ज का कोई बड़ा नुकसान ना हो, उसके कारण गवर्नमेंट ने, सेबी ने ये थोड़े से स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स SME IPO के ऊपर रिसेंटली चेंज करके लाए हैं। अब अगर आप मेन बोर्ड IPO में जा रहे हो तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी दोनों की, मतलब यूजुअली मेन बोर्ड IPO में कंपनीज NSE और BSE दोनों में एक साथ लिस्ट करवाती है, तो वो दोनों एक्सचेंज की अप्रूवल तो लेनी ही पड़ेगी, एज वेल एज आपको सेबी का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा मेन बोर्ड IPO में। पर अगर आप सिर्फ NSE इमर्ज में जा रहे हो SME IPO में, तो सिर्फ NSE के एक्सचेंज की अप्रूवल चाहिए, उसमें सेबी का इन्वॉल्वमेंट नहीं आता। और सेम वे अगर BSE में जा रहे हो तो सिर्फ BSE एक्सचेंज का अप्रूवल चाहिए, उसमें सेबी का अप्रूवल नहीं आता। यूजुअली जो भी कोई SME IPO में जाता है वो दोनों प्लेटफॉर्म पे एक साथ IPO नहीं लाते, वो यूजुअली एक ही प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। ला भी सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर यूजुअली किसी एक से शुरू करते हैं तो उसमें जो भी एक्सचेंज में आपने अप्लाई किया है उसके अंदर आपको अप्रूवल चाहिए। अगर दोनों में अप्लाई किया है तो दोनों की अप्रूवल लगेगी, पर सेबी की अप्रूवल इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर चीज ये आती है कि क्या कंप्लायंस रहेगा पोस्ट IPO मेन बोर्ड में और SME IPO में। तो मेजर चेंज ये है, क्या मेजर डिफरेंस भी ये है कि अगर आप मेन बोर्ड में जा रहे हो
तो आपको पोस्ट आईपीओ क्वार्टरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवा के उसका फाइनेंशियल डेटा जो है उसको सेबी को और एक्सचेंज को सबमिट करना पड़ेगा, और वो क्वार्टरली बेसिस पे सभी इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा, वो पब्लिक एट लार्ज अवेलेबल हो जाएगा, वो कंपलसरी रिक्वायरमेंट में आएगा। और वही चीज जो है अगर आप एसएमई आईपीओ में जा रहे हो तो वो क्वार्टरली की जगह पे हाफ ईयरली, तो साल में 2 बार आपको आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको उसका रिपोर्टिंग एक्सचेंज को करना पड़ेगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये कि अगर आप एसएमई आईपीओ में जा रहे हो तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंड एएस के हिसाब से, इंडियन एएस के हिसाब से नहीं मेंटेन किए, और सिर्फ आईगैप, इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से अगर मेंटेन किए हैं तो अलाउड है, आप उसके अंदर कंटिन्यू भी कर सकते हो इवन आफ्टर लिस्टिंग। पर अगर मेन बोर्ड है तो कंपलसरी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन एएस इंड एएस के हिसाब से, और आगे कंपलसरी उसको फॉलो करना पड़ेगा फॉर मेन बोर्ड कंपनी। मिनिमम एप्लीकेशन साइज क्या है, तो उसके अंदर अगर हम मेन बोर्ड में जाते हैं तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो 10,000 से लेके 15,000 की उनकी लिमिट होती है, उसके अंदर वो आईपीओ की एप्लीकेशन कर सकते हैं। उनकी जो साइज होती है 10 से 15,000 का कैप है। और वही चीज एसएमई आईपीओ के अंदर अभी तक 1 लाख थी, जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने, सेबी ने चेंज करके उसको 2 लाख कर दिया है। तो अब अगर कोई भी एसएमई आईपीओ आ रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स को इसके अंदर एप्लीकेशन करनी है तो मिनिमम 2 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे तो ही एप्लीकेशन कर पाएंगे। इसमें भी गवर्नमेंट का एक ही लॉजिक है कि भी कंपैरेटिवली मेन बोर्ड के सामने एसएमई आईपीओ में इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, तो वो चाहते हैं कि कम से कम रिटेल इन्वेस्टर्स उसके अंदर इन्वेस्ट करें और उसके कारण उनको रिस्क कम फेस करना पड़े। तो दैट्स वाई ये लिमिट उन्होंने 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दी। दैट इज द ओनली लॉजिक कि कम से कम रिटेलर इसके अंदर एप्लीकेशन करें। सो बेसिकली ये हो गया कि अगर ये सब कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से, जो अगर एसएमई आईपीओ में एलिजिबल हो रहे हो तो आप एसएमई आईपीओ में जा सकते हो, अगर मेन बोर्ड में एलिजिबल हो रहे हो तो आप मेन बोर्ड आईपीओ में जा सकते हो। दिस आर द कंपल्सरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर क्वेश्चन आता है कि चलो हमने देख लिया कि हम एलिजिबल तो है, पर अब हमें समझाइए कि उसकी एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होती है। तो हमने उसकी प्रोसेस को पूरा ही स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले यू हैव टू अपॉइंट एडवाइजर्स। ये एडवाइजर्स का काम क्या रहेगा? एडवाइजर्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पिछले 3 साल 5 साल के देख के आपको ये एडवाइस करेंगे कि आप पहले तो एलिजिबल हो के नहीं आईपीओ के लिए, जो ये कंडीशंस है उसके हिसाब से है, तो मेन बोर्ड में आपको जाना चाहिए या एसएमई आईपीओ में जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप आगे जाना ही चाहते हो तो कैसे मर्चेंट बैंकर को आपको अप्रोच करना चाहिए, कौन से मर्चेंट बैंकर को आपको सिलेक्ट करना चाहिए, और फिर ये जो एडवाइजर है उसका रोल आपका पूरा हैंड होल्डिंग करता है फ्रॉम द डे 0 टू द डे ऑफ लिस्टिंग, और लिस्टिंग के बाद भी आपको एडवाइजरी देते हैं। तो यूजुअली ये सीए होते हैं या पर्टिकुलरली इसके एडवाइजर्स जो आईपीओ एडवाइजर्स होते हैं वो ये काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे एडवाइजर्स जो आपको प्रॉपर एडवाइस करे कि आपको एलिजिबल है कि नहीं और कौन से आईपीओ में कब जाना चाहिए, सबसे पहले आपको उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। उनके बाद अगर ये डिसाइड हो जाता है कि बराबर है, हम आईपीओ के लिए एलिजिबल है, हमको जाना ही है, आगे बढ़ना ही है, देन सेकंड स्टेज आता है मर्चेंट बैंकर को आपको सिलेक्ट करना होता है। आज की डेट में अप्रोक्स 231 मर्चेंट बैंकर्स इंडिया में सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर्स है, पर उसमें से कौन से मर्चेंट बैंकर आपके बिजनेस के लिए अच्छे से समझ पाएंगे, आपको सबसे अच्छा वैल्यूएशन दे पाएंगे, आपको रिजनेबल कॉस्ट में आईपीओ करवा पाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मर्चेंट बैंकर का सिलेक्शन। तो उसी में ये एडवाइजर का मेन रोल आता है कि आपको साथ में रह के, क्योंकि इसमें से कितने अच्छे मर्चेंट बैंकर है जिनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड
कैसी कैसी कंपनियों का उन्होंने आईपीओ किया है, वो कैसे सक्सेसफुल लिस्टिंग हुआ है कि नहीं, तो वो मर्चेंट बैंकर की भी कैसी रेपुटेशन है मार्केट में, वो सब भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार उनसे जुड़ गए तो फिर उनकी रेपुटेशन के साथ आपकी कंपनी का नाम जुड़ गया, तो जो उनकी रेपुटेशन होगी वो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी की भी रेपुटेशन गिनी जाएगी। तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ अ मर्चेंट बैंकर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एट द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ द गोइंग फॉर आईपीओ। तो वो जो स्टेप है वो सेकेंड स्टेप है कि मर्चेंट बैंकर सिलेक्ट करना है। उसके बाद होता है कि मर्चेंट बैंकर के साथ सब डिस्कस हो गया, उसके बाद वो यूजुअली फॉर्मेलिटी के हिसाब से मैंडेट साइन करवाते हैं कि ये हमारे स्कोप, ये फीस और इसी तरह टाइमलाइन रहेगा और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूएशन हम आपको दे पाएंगे। उस हिसाब से मैंडेट साइन करके आईपीओ का ऑफिशियल काम, वैसे देखा जाए तो डे 0 उसको गिना जाता है जब मैंडेट साइन होता है। उस दिन से ऑफिशियली आपकी कंपनी ने आईपीओ में जाने की तैयारी शुरू कर दी है, वो गिना जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है जैसे मैंडेट साइन होता है वो होता है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस के अंदर मर्चेंट बैंकर्स, उनकी बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज है, लॉयर्स है, सीए है, सीएस है, एडवोकेट है और आरटीए है, सबको इन्वॉल्व करता है। और आपके पिछले 3 से 5 साल के पूरे फाइनेंशियल्स रिकॉर्ड, आपके प्रमोटर्स का बैकग्राउंड, उनके कोई भी केसेस हुए हैं या कंपनी पे कोई केस है, सब कंप्लायंस, जितने भी लॉ एप्लीकेबल है उसके सही से कंप्लायंस हुए कि नहीं हुए, वो पूरे चीज़ों को डिटेल में स्टडी करते हैं। उसको ड्यू डिलिजेंस बोला जाता है, उसको वेरीफाई करते हैं। उसमें बहुत ही इन डेप्थ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, वो सब आपके देने के बाद वो उनकी टीम उसको वेरीफाई करेगी, कोई क्वेरीज हो उसकी उसको रिजॉल्व करेगी। तो इट इज कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस, जिसमें यूजुअली 2 से लेके 4 महीने का टाइम लग सकता है ये सब प्रोसेस करते करते। तो उसमें मेजर टाइम भी अपना जाता है आईपीओ के बाद, मैंडेट साइन करने के बाद। तो दैट इज ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस मतलब मर्चेंट बैंकर अपने साइड से सब वेरीफाई कर देता है कि हाँ सही है, मैं अगर सेबी को मेरी गारंटी दे रहा हूँ आईपीओ के लिए तो मुझे भी भरोसा है कि सब सही है, इस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। उसको पूरा डिटेल रिपोर्ट भी देना होता है, ड्यू डिलिजेंस किया हुआ है उसका, तो वो मर्चेंट बैंकर सबमिट करता है। साथ में ही आपके जो फाइनेंशियल है उसका पूरा रीस्टेटमेंट, आपके जो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स है उसको फिर से पीयर रिव्यूड सीए फर्म ही इसका रीस्टेटमेंट कर सकती है। तो अगर आज की डेट में आपके जो ऑडिटर्स है वो पीयर रिव्यूड नहीं है तो फिर आपको स्पेसिफिकली ऐसी सीए फर्म जो पीयर रिव्यूड है कंपलसरी उनके पास जाके आपके फाइनेंशियल्स को रीस्टेटमेंट करवाना पड़ता है। और उसमें सीए पूरा ही रीस्टेटमेंट के कंपैरेटिव मोड में 3 साल या 5 साल के हिसाब से पूरा ही रीस्टेटेड फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट आपको देता है। वो भी आपके डीआरएचपी के साथ में फाइल होता है, तो वो भी कंपलसरी है करवाना। तो वो हो जाने के बाद आपका डीआरएचपी फाइल होता है। डीआरएचपी का मतलब है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। वो अप्रॉक्स 400-500 पेज का एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपका पूरा ही ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल रीस्टेटमेंट और जितने भी के भी आईपीओ का पर्पस क्या है, प्रमोटर्स का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी क्या करने वाली है, क्या फंड लेके आईपीओ से करने क्या वाली है, वो सब जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो उसके अंदर प्रॉपरली तरीके से बना के जो मर्चेंट बैंकर है वो सेबी या तो एक्सचेंज को सबमिट करता है। उसको कहते हैं डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल हुआ। अब जो आपका डीआरएचपी फाइल हुआ उसके ऊपर सेबी या तो फिर जो एक्सचेंज है वो अपने हिसाब से उसको पूरा वेरीफाई करेगी। अगर उनको कोई क्वेरीज आ रही है तो उसके क्वेश्चंस आएंगे, उसका जस्टिफिकेशन अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो ये पूरी अप्रूवल्स लेने में 2 से 3 महीने का टाइम यूजुअली एसएमई आईपीओ में जाता है, और अगर मेन बोर्ड आईपीओ और बड़ा आईपीओ साइज है तो 6 महीने तक का भी टाइम लग सकता है डीआरएचपी फाइल करने के बाद अप्रूवल आने में। तो ये उसका नॉर्मल टाइमलाइन है। एक बार आपको अप्रूवल आ गई एक्सचेंज से या सेबी से, उसके बाद आपके पास 12 महीने का पीरियड है। आप कभी भी वो आईपीओ ला सकते हो जब आपको लगे कि मार्केट का स्टेज कंडीशन अभी सही है, फेवरेबल है आईपीओ लाने के लिए। वो 12 महीने के अंदर कभी भी तो आप वो आईपीओ ला सकते हो, डिसाइड करके मर्चेंट बैंकर और एडवाइजर्स के साथ डिसाइड करके कि कौन सा राइट टाइम है आईपीओ लाने का, लॉन्च करने का। उससे पहले
आपकी एक प्रोसेस होती है प्राइस डिस्कवरी की प्रोसेस होती है कि भी हम आईपीओ तो लाना चाहते हैं, पर हम हमारा शेयर कौन से प्राइस पे इशू करेंगे। 10 रुपए का उसका फेस वैल्यू, उसको 200 रुपए में करेंगे, 300 रुपए में, 600 रुपए में करेंगे, क्या सही वैल्यू है। तो उसका प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस होता है। उसमें मर्चेंट बैंकर, इन्वेस्टर्स, QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के साथ आपका रोड शो और मीटिंग्स करवाते हैं और उनका फीडबैक आता है कि वो लोग कौन से प्राइस सही मान रहे हैं आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए। वो बिडिंग करते हैं, उसको बुक बिल्डिंग प्रोसेस करते हैं। उस हिसाब से डिसाइड होता है कि आपका प्राइस आईपीओ का क्या रेंज रहेगा, वो आगे बढ़ेंगे। उस हिसाब से प्राइस डिस्कवरी का प्रोसेस होता है। वो हो जाने के बाद ऑफिशियल होता है कि न्यूज़पेपर में ऐड देके और 3 से 5 दिन के लिए जो आईपीओ खुलता है वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए पर्टिकुलरली आईपीओ ओपन होता है, जिसमें जनरल पब्लिक एट लार्ज सब्सक्राइब करती है। और उस सब्सक्राइब करने के बाद जो उनकी कंप्यूटराइज सिस्टम से अलॉटमेंट होता है और लिस्टिंग होती है, वो जो प्रोसेस मोस्टली सबको पता है, उसके बाद वो होती है। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कि जैसे अपना आईपीओ हम अगर लाना है तो ये पूरे प्रोसेस में से कंपलसरी पास होना हर एक के लिए कंपलसरी है। ये क्वेश्चन है कि भी कितना टाइम कितना लगता है। प्रोसेस मेरा समझ में आ गया, पर अगर हमको आईपीओ में जाना है तो कितना टाइम लगेगा। तो मोस्टली तो मैंने ऊपर की स्लाइड में ये कवर कर ही लिया, पर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जो प्रिपरेशन का स्टेज होता है हमारा, जहाँ पे हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं और रीस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल्स होता है, वो जो स्टेज होता है उसको प्रिपरेशन स्टेज बोलते हैं। उसके अंदर 3 से लेकर 9 महीने का टाइम जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपके साइड से आपकी टीम, आपकी इन हाउस अकाउंट से सीए की टीम कितनी मजबूत है, कितने जल्दी वो सब डॉक्यूमेंट्स और क्वेरीज जस्टिफाई कर सकते हैं और इजीली डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सी डिपेंडेंसी उनके ऊपर होती है। अगर वो इनफ और अच्छी टीम है तो ये शॉर्टर पीरियड में भी हो सकता है, और अगर वो अपने साइड से कहीं थोड़ा सा धीरे चलता है तो फिर ये पीरियड 3 से लेके 9 महीने तक भी चल सकता है, सिर्फ ड्यू डिलिजेंस और जो अपना रीस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल्स करना है उसमें। तो ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी कि वो कितने टाइम में इसको कंप्लीट करता है। वो हो जाने के बाद DRHP बीच में फाइलिंग का भी टाइम हमने कंसिडर कर लिया। वो हो जाने के बाद सेकेंड स्टेज आता है कि अपना DRHP फाइल हो गया है, अब सेबी के पास या फिर एक्सचेंज के पास हमारा DRHP है, वो उसको वेरीफाई कर रहे हैं, अपनी क्वेरीज दे रहे हैं और फाइनल अप्रूवल दे रहे हैं। उसमें 2 से 3 महीने का टाइम, अगर मेन बोर्ड है तो ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो वो टाइम हो गया। अगर अप्रूवल आ गया और हम सोच रहे हैं कि हाँ हमको तो भी तुरंत ही जाना है आईपीओ में, तो उसका फिर रोड शो, मार्केटिंग, PR एजेंसीज इन्वॉल्व होती है कि भी हमारा आईपीओ आ रहा है। उसके लिए आपको गाइड किया जाता है कि कैसे उसका मार्केटिंग करें जिससे पब्लिक एट लार्ज को पता चले कि भी ये कंपनी आईपीओ ला रही है। तो वो मार्केटिंग में 2 वीक से 4 वीक, 1 महीने का टाइम अप्रोक्स जाता है। और फिर जो है लॉन्चिंग एंड लिस्टिंग का पीरियड है, उसमें 1 से 2 वीक का जो ऑफिशियल टाइम रहता है वो होता है। तो रफली देखा जाए तो मिनिमम 6 महीने का टाइम अपने को लग सकता है, और वो अपर साइड पे जा सकता है, 15 महीने तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी, आईपीओ साइज, मेन बोर्ड है या SME है उसके ऊपर। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, समझ गए, ये एलिजिबिलिटी समझ गए, ये भी समझ गए कि प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगेगा, पर क्या आईपीओ लाने का एक ही फायदा है कि हमको पैसा मिलेगा जिससे हम एक्सपांशन कर पाएंगे, या तो फिर शेयर होल्डर्स एग्जिस्टिंग जो है उनको वो एग्जिट ऑफर फॉर सेल करके, कुछ पोर्शन ऑफर फॉर सेल करके कुछ एग्जिट ले पाए, या और कोई शेयर होल्डर को आप एग्जिट दे पाओ, क्या वही एक फायदा है? तो जवाब है ना, बहुत सारे और भी फायदे हैं आईपीओ लाने के, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि भी आपको आपके बिजनेस एक्सपांशन के लिए, जो ग्रोथ के लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी आईपीओ से, वो तो बोर्ड बाय डिफॉल्ट बेनिफिट है। उसके अलावा क्या बेनिफिट है? एक है आप क्रेडिटेबिलिटी। आप समझिए कि आप ही के कोई कस्टमर या तो आपके सप्लायर आज की डेट में लिस्टेड कंपनी है,
तो आप खुद भी उनको कौन सी नज़र से देखते हो कि यार ये तो लिस्टेड कंपनी है, उनकी तो मतलब सही से प्रोसेस करते होंगे और इनसे बिजनेस करना सही है, अच्छी बात है, उनसे तो बिजनेस करना चाहिए, होता है कि नहीं होता है। तो ये एक है आपके थॉट प्रोसेस में, पर्सपेक्टिव में, आपके जितने भी स्टेक होल्डर है, आपके बैंकर, आपके क्रेडिटर, आपके कस्टमर, सबको आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए एक परसेप्शन चेंज हो जाता है कि ये नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये तो लिस्टेड कंपनी है और सब जगह से अप्रूवल लेके लिस्टेड हुई है, तो इसके साथ बिजनेस करने में सही बात है, ये करना चाहिए। तो ये एक बाय डिफॉल्ट बेनिफिट मिलता है, आपको क्रेडिबिलिटी मिलती है, आपके कॉम्पिटिटर और आपके बीच में भी आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि आप लिस्टेड और वो अनलिस्टेड है, उससे भी आपका बिजनेस बढ़ जाता है, तो वो भी एक बड़ा फर्क पड़ता है। वही इसके साथ ही विजिबिलिटी, क्योंकि आपका आईपीओ आया, आपका कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में आईपीओ के लिए ऐड आ रहा है, कहीं पे जो बिजनेस चैनल है उसके ऊपर आपके आईपीओ की बातचीत हो रही है, आपके सीएफओ या उसके डायरेक्टर का कभी कोई इंटरव्यू आ रहा है, तो वो सब चीज़ होने के कारण जो आप स्पेसिफिकली मार्केटिंग कर रहे हो, उसके ऊपर पैसा एक्सपेंड कर रहे हो, न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हो या होर्डिंग बोर्ड्स लगा रहे हो और लाखों करोड़ों का खर्चा कर रहे हो, वो तो हो ही रहा है, पर ये जो चीज़ है वो भी आपकी विजिबिलिटी पब्लिक एट लार्ज में कहीं ना कहीं बढ़ाती है कि हाँ ये भी कोई कंपनी है, मुझे पता है, मैंने कहीं देखा है इसका नाम, ये लिस्टेड है, इसका नाम कहीं ना कहीं सुना है, तो उससे आपकी कंपनी के सेल्स पे, आपकी कंपनी के विजिबिलिटी पे डेफिनेटली इम्पैक्ट आता ही है। तो ये एक मेजर बेनिफिट है जो हम आईपीओ का कंसीडर कर सकते हैं। फिर एक चीज है, अनलॉक द शेयर होल्डर्स वेल्थ एंड यूज द शेयर्स एज अ करेंसी। आप मान लीजिए कि आपने 25% का आईपीओ डाइल्यूट करके लाए, तो 75% जो है प्रमोटर्स के पास स्टेक पड़ा है। अगर जब तक आप ये आईपीओ नहीं लाए थे, आपका मान लीजिए 500 करोड़ का वैल्यूएशन अभी आ रहा है, उस हिसाब से 25% के हिसाब से आप 100 करोड़ का आईपीओ ला रहे हो, टोटल 500 करोड़ का आपका मार्केट कैप है, तो 400 करोड़ जो है आपकी खुद की एक जो है प्रमोटर्स का वैल्यूएशन हो गया। पर अगर ये आईपीओ नहीं ला रहे तो ये 400 करोड़ की कोई वैल्यू है क्या? कोई आपको कंसीडर करेगा? कोई इसके ऊपर बैंक लोन या कोई आपको प्लेज करके उसके ऊपर 1 रुपया भी देगा? जवाब है ना, क्योंकि जब तक ये लिस्टेड नहीं है तो उसकी वैल्यू ऑन पेपर कितनी भी हो मानी नहीं जाती है। वो जब लिस्ट हो जाती है और वो बराबर से परफॉर्म करती है, देन आपको पता होगा कि जो प्रमोटर्स है वो कंपनी के शेयर्स को भी जरूरत पड़ने पे कोलेटरल के जैसे यूज कर सकते हैं, प्लेज में दे सकते हैं, बैंक गारंटी के लिए दे सकते हैं। तो वो एक तरीके से आपने खुद से नई करेंसी छापी जो थी पर कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, वो अब रिकॉग्नाइज हो गई और सीधा ही फायदा आपको मिलना शुरू हो गया। तो जो मैंने जैसे एग्जांपल दिया, 400 करोड़ की आपकी नेटवर्थ आपके और आपके फैमिली मेंबर्स की है, पर वो आपको जब तक आप लिस्ट नहीं कर रहे हो तब तक कोई इसको कंसिडर नहीं करेगा, पर जैसे आप लिस्ट हो गए सक्सेसफुली तो वो गिना जाएगा। फिर है अट्रैक्ट एंड रिटेन द टैलेंट। आपको अगर आपके वहां पे टैलेंटेड लोग, आईआईएम के, आईआईटी के लोग चाहिए और ऐसे टैलेंट पूल को आपको अगर आपके साथ रखना है तो सिर्फ सैलरी देने से काम नहीं चलेगा। आप जब उनको स्टॉक ऑप्शन, ESOP देते हो और उनको भी कंपनी का कहीं ना कहीं मालिक बनाते हो स्टॉक ऑप्शन से, तो जो फर्क पड़ता है, जो उनका इंटरेस्ट बनता है कंपनी को आगे ले जाने में, वो सबको पता है कि बहुत डिफरेंट होता है। तो वो चीज़ भी तभी हो पाती है जब आप लिस्टेड होगे, तो आप ESOP दे पाओगे और आपके वहाँ पे ऐसे टैलेंटेड लोगों को के पूल को आप रिटेन कर पाओगे या ला पाओगे। तो वो भी एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस में। और लास्ट, एक बार आप लिस्ट होते हो तो आप समझिए कि आपके लिए बहुत सी नई अपॉर्चुनिटी अनलॉक हो जाती है, मर्जर्स की, एक्विजिशंस की, सेम बिजनेस में या कोई और वर्टिकल में। वो डेफिनेटली जितनी भी कंपनी और लिस्ट हुई है वो सब ने ये फेस किया है, उन्होंने फील किया है कि जो हम जहाँ तक सीमित थे उससे बहुत ही बड़े मार्केट में अब हम प्रेजेंट हो सकते हैं, हमको लोग जानते हैं, हमको सामने से मर्जर एक्विजिशन या कोलैबोरेशंस या बिजनेस डील्स के प्रपोजिशंस आ रहे हैं। तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होता है लिस्टिंग के कारण। सो फ्रेंड्स,
ये पार्ट के वीडियो में हमने ये देखा अभी तक कि आईपीओ लाने के लिए कंपनी की एलिजिबिलिटी कैसे बैठती है, क्या प्रोसेस रहती है, क्या टाइम लगता है, और मेजरली आईपीओ जाने से क्या बेनिफिट कंपनी को मिल सकते हैं। तो ये हमने इस पार्ट में कवर किए। बाकी के पॉइंट्स जैसे क्या कॉस्ट लगती है, किस कंपनी को आईपीओ में जाना चाहिए, और उसके कुछ प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स हम पार्ट 2 ये सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक यू।